नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत करता हूं। और आज बीए प्रथम वर्ष के बीएड के जो विद्यार्थी हैं उनके पाठ्यक्रम में आज हम द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत जितनी भी कहानियां संकलित हैं एक एक कहानी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज सर्वप्रथम ये पहली कहानी हम ले रहे हैं जैनेन्द्र कुमार की रचित पाजेब जो कहानी है इसके बारे में अध्ययन करेंगे, इसकी रूपरेखा देखेंगे और कथा तत्वों के आधार पर इसका सारांश ज्ञान देखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, कहानी का जो इतिहास है, साहित्यिक जो विधान है बहुत प्राचीन काल से है और आधुनिक काल में आते आते कहानी प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी। और प्रेमचंद का नाम से ही, क्योंकि प्रेमचंद हिंदी साहित्य में इतने बड़े कहानीकार हुए हैं, उपन्यासकार और कहानीकार, उन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी। मानसरोवर के 8 भागों में उनकी कहानियां संकलित हैं। और प्रेमचंद के बाद अगर आगे के समय में देखा जाए गद्य साहित्य में, तो पाजेब जो जैनेन्द्र कुमार हैं वो प्रेमचंद के ही समान और प्रेमचंद की प्रवृत्ति के समान कहानीकार हुए हैं। जैनेन्द्र कुमार की कहानियों में मूलतः 2 चीजें देखी जाती है, स्त्री विमर्श और वैज्ञानिकता, यानी मनोवैज्ञानिक ढंग पर कहानी के जो रचयिता है हिंदी साहित्य में, तो एकमात्र कौन है? जैनेन्द्र कुमार। इन्होंने हिंदी साहित्य में मनोवैज्ञानिक व्यक्ति के और बालकों के जो मनोवैज्ञानिक रूप से समाज में जो विसंगतियां हैं उनको मनोवैज्ञानिक तरीके से पेश करने और प्रस्तुत करने की जो पहल की है वो जैनेन्द्र कुमार है। तो सर्वप्रथम हम जैनेन्द्र कुमार के जन्म के बारे में देखते हैं। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ सन 1908 में। सन 1908 में इनका जन्म हुआ माना जाता है कोडियागंज में। इनका जन्म 1908 में कोडियागंज में माना जाता है, अलीगढ़ में। अलीगढ़, कोडियागंज में इनका जन्म माना जाता है। सन 1908 में इनका जन्म कोडियागंज में, अलीगढ़ के कोडियागंज में हुआ। इनकी जो मैट्रिक तक की जो शिक्षा है वो हस्तिनापुर में हुई थी, है ना, प्राचीन हस्तिनापुर में हुई थी। उसके बाद 1921 में ये गांधी जी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। गांधी जी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े और अंततः इनका जो देहावसान हो गया इनका 1988 में, यानी ईस्वी में। कहने का मतलब 80 वर्ष की उम्र तक इनका जीवन काल रहा जैनेन्द्र कुमार जी का, है ना। तो जन्म हुआ सन 1908 में अलीगढ़ में कोडियागंज में। 1921 में गांधी जी के स्वतंत्रता संग्राम में भागीदार हुए थे, उनके साथ जेल भी गए। और इनका जो देहावसान हो गया था, इन देह का निर्वाण हो गया था 1988 में। 80 वर्ष इनका जीवन काल रहा। तो हम देखते हैं कि कृतित्व को हिंदी साहित्य में इन्होंने क्या रचा, गद्य के क्षेत्र में क्या कृतियां रची, ये हम एक एक करके उनके बारे में देखेंगे, ठीक है ना। तो जैनेन्द्र, सबसे पहले हम इनके बारे में देखेंगे इनको उपन्यास कौन कौन से उपन्यास है? परख, सुनीता, कल्याणी,
कल्याणी, त्यागपत्र, त्यागपत्र, विवर्त सुखदा, विवर्त सुखदा, सुखदा, अनाम स्वामी जयवर्धन मुक्तिबोध, अनाम स्वामी जयवर्धन मुक्तिबोध, मुक्तिबोध। तो ये इनके उपन्यास रहे हैं जो इन्होंने बड़े ही परख, सुनीता, कल्याणी, त्यागपत्र, विवर्त सुखदा, अनाम स्वामी जयवर्धन मुक्तिबोध, ये इनके हिंदी गद्य साहित्य में इनके प्रमुख उपन्यास रहे हैं जिन्होंने समाज में, समाज की जितनी भी विसंगतियां हैं उन विसंगतियों को बड़े ही मनोवैज्ञानिक तरीके से इन्होंने प्रस्तुत किया है। इनकी कहानी को पढ़कर समाज के विभिन्न दशाओं और दिशाओं का हमें पता चलता है और एक सामाजिक सरोकार रखती हुई जो इनके उपन्यास लिखे गए हैं उनमें स्त्री विमर्श और मनोवैज्ञानिकता को प्रमुखता से इनके उपन्यास और कहानियों में दर्शाया गया है। आप देखते हैं इनके कहानी संग्रह कौन से हैं? कहानी संग्रह, इनके जो कहानी संग्रह हैं उनको एक एक के बारे में देखेंगे। कहानी संग्रह में है फांसी, जयसंधी, ये इनका कहानी संग्रह फांसी, जयसंधी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, वातायन, और नीलम देश की राजकन्या, नीलम देश की राजकन्या। ये इनकी कुछ कहानी संग्रह है। फांसी, फांसी में कई सारी प्रमुख कहानियों का संग्रह है। जयसंधी में भी इसी प्रकार, वातायन में भी, और नीलम देश की राजकन्या इनकी प्रमुख कहानी मानी जाती है हिंदी साहित्य की, यानी मील का पत्थर मानी जाती है नीलम देश की राजकन्या। ठीक है ना। एक रात और एक रात आदि कहानी इनकी ऐसी है जो आप जयेंद्र कुमार को दो चीजों पर याद रखें। एक तो इनकी कहानियों और उपन्यासों में मनोवैज्ञानिकता, एक स्त्री विमर्श, है ना। और मनोवैज्ञानिकता का जो आधार इन्होंने चुना है, बाल मन को चुना है, यानी बालकों के ऊपर इन्होंने कई कहानियां लिखी हैं। ठीक है ना। जो एक कहानी हम पाजे में यहाँ पढ़ेंगे, है ना। दूसरी बात, इनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता देखी जाती है। मनोवैज्ञानिकता, वैज्ञानिकता। ठीक है। आप देखिए, तो प्रिय विद्यार्थियों, ये इनका कृतित्व हो गया। कुछ निबंध भी इन्होंने लिखे हैं। कहने का मतलब है गद्य की लगभग सभी विधाओं में इन्होंने कलम चलाई है। अब आज जिस कहानी का हम जिक्र कर रहे हैं, पाजेब कहानी का, हम यहाँ पाजेब कहानी का सारांश देखेंगे बिंदु के माध्यम से। तो सर्वप्रथम देखते हैं पाजेब कहानी। सर्वप्रथम ये ध्यान रखें कि एक बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। पाजेब एक बाल
मनोवैज्ञानिक कहानी है। कहानी है। ये देखिए पहली चीज, पाजेब के बारे में अगर प्रश्न आते हैं, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, तो पाजेब पहले पाजेब कहानी किसकी है? जैनेन्द्र कुमार की। ये किस चिंतन पर आधारित है? बाल मनोवैज्ञानिकता पर आधारित है। ठीक है ना। अब इसका हम एक एक करके सार देखेंगे। तो सबसे पहले पाठ का जो कहानी का जो सार है हम उसको देखते हैं। तो प्रथम जो सार है, मुन्नी की जिद और पाजेब। पहला बिंदु, मुन्नी की जिद और पाजेब। तो देखिए विद्यार्थियों, कहानी की शुरुआत होती है पाजेब से। मुन्नी और अभिषेक दो भाई बहन हैं। अभिषेक बड़ा भाई है, मुन्नी छोटी लड़की है, बालक है। दोनों अपने माता पिता के साथ रहते हैं। अब बाजार में एक नई तरह की पाजेब आई है। उस पाजेब को लेकर कहानी की शुरुआत होती है। जब मुन्नी को अपनी बुआ बाजार से नई पाजेब ला कर देती है उसके जन्मदिन पर, तो वो बड़ी प्रसन्न होती है और प्रसन्नता पूर्वक उस पाजेब को पहनकर सभी को वो दिखाती रहती है, पूरे परिवार के और अपने साथ के बच्चों को दिखाती रहती है कि देखो मेरी नई पाजेब मुझे मेरे जन्मदिन पर मिली है। तो सभी उसके नई पाजेब को देखने के लिए लालायित हो जाते हैं और अपने बाल मन में सभी बच्चे आकांक्षा करते हैं, सबकी ये इच्छा रहती है कि ऐसी पाजेब हमारे पास भी हो। तो यहाँ से कहानी शुरू होती है। मुन्नी की जिद, मुन्नी जिद करती है कि मुझे तो अपने जन्मदिन पर पाजेब ही चाहिए, पाजेब ही चाहिए। तो बुआ जी उसके जन्मदिन पर पाजेब लेकर आती है और उसे पहनने की जिद करती है। वायदे के अनुसार बुआ इतवार को नई पाजेब ले आती है उसकी और मुन्नी खुशी के मारे पाजेब को पहनकर इधर उधर झूमने लगती है और अपने बराबर के जो बच्चे हैं उनके बीच में इतराती है उसे पहनकर। ठीक है ना। तो कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है। उसकी बुआ रविवार को आने का वादा करते हैं और उसके जन्मदिन पर पाजेब देने का वादा करते हैं। जब उसे नई पाजेब ला कर दी जाती है तो वो पहनकर इधर उधर अपने परिवार में सबको दिखाती रहती है और अपने साथ के जितने भी बच्चे हैं हमजोली उनके बीच में पाजेब पहनकर वो अपने मन ही मन में प्रसन्न होती है। ऐसे समझो कि बच्चे को बहुत बड़ा संपत्ति या बहुत बड़ी धन मिल गया वो है। तो ये तो हुआ। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और दूसरा बिंदु आता है आशुतोष और बुआ। आशुतोष और बुआ जब मुन्नी के जन्मदिन पर उसे रविवार के दिन मुन्नी को पाजेब देने का वादा पाजेब देती है तो उसी समय आशुतोष को बड़ा बुरा लगता है। आशुतोष भी उस पाजेब को लेकर अपनी बहन की इज्जत अपने बच्चों में रखता है और उसकी बड़ाई प्रशंसा करता है। लेकिन आशुतोष के मन में कहीं न कहीं ये विक्षिप्तता आ जाती है। वो ये सोचने लगता है कि मुन्नी को तो बुआ पाजेब ले आई, लेकिन मुझे क्या मिलने वाला है। तो बुआ ने आशुतोष को विश्वास दिलाया, वादा किया कि तेरे जन्मदिन पर मैं तुझे साइकिल लाकर दूंगी। तो अगली बार जब जन्मदिन आएगा तेरा तो अभिषेक को उसके जन्मदिन पर साइकिल देने का वादा उसकी बुआ कर जाती है। ठीक है ना। तो ये आशुतोष और बुआ का यहाँ जो प्रसंग है वो आता है कि बुआ आशुतोष को साइकिल उसके जन्मदिन पर साइकिल देने का वादा करती है। अब तीसरा जो कहानी में सबसे जो एक बिंदु आता है, कहानी का जो
टर्निंग पॉइंट जिसको कहते हैं, कहानी में परिवर्तन, कहानी में जो कहानी की जो प्रभावशीलता है वो उच्च सीमा पर, कहानी की जो पराकाष्ठा है, कहानी में जो रस और एक विफलता कब आती है, वो आती है पाजेब का खोना। पाजेब का खोना। पाजेब का खोना। अब क्या होता है, मुन्नी की मां ने रात को ही लेखक को बताया, अपने पति को बताया कि एक पाजेब नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ खो गई, मैंने तो दोनों को बक्से में रखा था लेकिन वहां एक ही पाजेब है। और तो उसके पति ने कहा कि चलो यहीं कहीं बच्चों ने रख दी होगी, आप ढूंढकर जरा उन्हें देखें, सही ढंग से देखें। लेकिन मुन्नी की मां ने सभी जगह पाजेब को ढूंढा लेकिन कहीं भी वो पाजेब नहीं मिली, एक ही पाजेब थी। अब उसे शक अपने नौकर बंसी पर जाता है, उसने कहा कि हो सकता है बंसी के सामने मैंने ये पाजेब रखी है, बंसी ने ये पाजेब चुरा ली हो। बंसी नौकर से पूछा तो बंसी नौकर ने साफ मना कर दिया कि मैंने पाजेब नहीं चुराई। लेकिन उसकी पत्नी का शक फिर भी उस बंसी पर ही जाता है कि हो सकता है ये मना कर रहा है, झूठ बोल रहा है, पाजेब तो इसी ने चुराई है। अब लेकिन पत्नी ने कहा कि मैंने उसे पूछ लिया, वो साफ इनकार करता है। पति ने भी बंसी से खूब पूछा लेकिन वो साफ इनकार करता है। और एक कहानी में एक बहुत बड़ा मतलब रहस्योद्घाटन होता है, कहानी में एक चमत्कार उत्पन्न होता है कि आखिर पाजेब गई तो कहाँ गई, ना नौकर ने ली है और दोनों पाजेब रखी तो वहां एक ही पाजेब क्यों मिली। तो इसके पीछे पाजेब जब हुई तो चौथे बिंदु पर जहां ये पूरी कहानी टिकी है, जहां पूरी कहानी बालक के मन पर, उसकी मनोवैज्ञानिक तल पर ये कहानी टिकी हुई है, वो दृश्य, वो संवाद यहाँ आता है चौथे कि शक की सुई आशुतोष पर, शक की सुई आशुतोष पर। जब पूरे घर में पाजेब को ढूंढा लेकिन पाजेब कहीं भी नहीं मिली है, माता पिता परेशान थे, नौकर ने भी मना कर दिया, सभी जगह ढूंढा लेकिन पाजेब का कोई पता नहीं चला। तब उसी समय उनका जो बेटा था अभी से आशुतोष था, आशुतोष उसी समय नया पतंग और पिन्ना लेकर आया बाजार से। तो माँ के जहन में कहीं, पिता के जहन में कहीं न कहीं यह बात आई कि हो सकता है इस एक पाजेब को बेचकर जो आशुतोष है जो नया पतंग और पिन्ना लेकर आया है, जरा इसे अपने मन की संतुष्टि के लिए, शंका को दूर करने के लिए इसे पूछा जाए कि ये पिन्ना कहाँ से लाया। उसने कहा कि बाजार से लाया हूँ, बाजार से। तो उसने प्रश्न इस तरह किया, क्या तुझे बेटा पाजेब, अपनी बहन की जो पाजेब है वो तू ले गया ना पाजेब? तो उसने कहा कि नहीं मैं नहीं ले गया पाजेब। नहीं सही बताइए, पिन आ रही है, पता कहाँ से लेकर आया, लेकिन वो मना करता रहता है। फिर भी जब उसे जोर जबरदस्ती यानी से उस पर दबाव डालकर पूछा जाता है तो वो चुप हो जाता है। और पिटने के डर से एक बालक पर जब जबरदस्ती दबाव दिया जाता है तो वो सत्य नहीं बोलता, वो बोलना चाहता है जिस बात को हम उससे कहलवाना चाहते हैं दबाव में। तो बाल मन पर जब दबाव दिया जाता है तो वो गलत रास्ते पर चला जाता है, भटक जाता है। यही इस कहानी की मनोवैज्ञानिकता है। और उस पर जब जोर दिया जाता है तो आशुतोष हाँ करता है कि हाँ मैंने लिए पाजेब। वो डर के मारे हाँ कर देता है, वास्तव में लिए नहीं लेकिन डर कर वहां कर देता है। तो उसने कहा कि कहाँ है पाजेब? तो उसने डर से कहा, जब उसे डर लगाया वो भयभीत हो गया। तो उसने झुन्नू यानी छुन्नू उसका साथी था, उसके बराबर का बच्चा था जो पड़ोस का रहने वाला था। उसने कहा मैंने छुन्नू को दिए। तो उसके पिताजी कहते हैं जा बेटा छुन्नू से पाजेब को लिया और मैं तुझे इनाम दूंगा, मैं तुझे पीटूंगा नहीं। लेकिन जब इस तरह के प्रश्न किए जाते हैं तो वो कहता है नहीं छुन्नू ने नहीं ली,
पाजेब छुन्नू ने नहीं ली। तो वो मना करता है, कभी वो हाँ करता है, कभी वो कहता है छुन्नू ने ली, कभी कहता है छुन्नू ने नहीं ली, और उसके पास पाजेब नहीं हुई तो वो कहाँ से देगा। इस तरह को वो बार बार मन यानी माता पिता के डर से और माता पिता के जबरदस्ती प्रश्न करने से, दबाव डालने से वो झूठ बोलने लगते हैं, और अब शक की सुई उस पर और मजबूत हो जाती है। अब पतंग वाले आशुतोष को प्रकाश के साथ कहने लगता है कि प्रकाश यानी उसके पिता का छोटा भाई था, उससे कहा कि ये पतंग वाले को बेच के आया है, ये पतंग वाले को बेच के पाजेब दे आया। उसने कहा कि आशुतोष पतंग वाले को पाजेब दे आया है। और जब छुन्नू के पास पाजेब बताई तो छुन्नू की माँ से आशुतोष की माँ पूछती है कि तेरे बेटे ने मेरे बेटे से पाजेब चुराई है। तो उसने कहा कि नहीं बहन जी, आपको शक हो रहा है और मेरे पास पाजेब इसने पाजेब नहीं चुराई है, ये आपको शक हो रहा है। तो दोनों में आपसी कलह भी होता है, कहासुनी भी होती है, लेकिन फिर उसे बार बार पूछा जाता है, फिर बार बार पूछा जाता है। तो अब तुम्हें वो कहता है कि हमने ये पतंग वही से लाया है ने, पाजेब बेच कर पतंग लाया है ने। हाँ, पाजेब को बेच कर ही पतंग तू नया पन्ना पतंग लेकर आया, वो उस पतंग वाले को तूने बेची है ना। हाँ बेची है। कितने में बेची? फिर चुप हो जाता है। फिर प्रकाश से कहता है, प्रकाश उसका छोटा भाई है, कि प्रकाश इसको जबरदस्ती ले जाओ और वहां इससे पूछ कर आइए कितने में पाजेब दी है, बाकी उसके वापस पैसा दे आना, और जितने वो पाजेब है वो पाजेब ले आना। लेकिन वो फिर कहता है नहीं, पतंग वाले के पास नहीं, तो वो कहाँ से देगा। फिर वो मना करता है, क्योंकि उसके कहीं न कहीं हृदय में, कहीं कहीं मन में ये बात सत्यता से वो कह रहा है कि वास्तव में उसके पास पाजेब नहीं है। लेकिन माता पिता के भय से हम बच्चों के साथ वो भय का वातावरण बना देते हैं, उस पर इस तरह के प्रश्न दागे जाते हैं कि वो नहीं चाहकर भी झूठ बोलने लगता है और अपने वो भयभीत हो जाता है, डर जाता है। तो डर के कारण वो उसी तरह कहने लगता है जिस तरह हम उसे कहलवाना चाहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं समझता हूँ कि समाज में बच्चा एक सुकुमल होता है, उसे प्रेम की अत्यंत आवश्यकता होती है। प्रेम के साथ उसे बात करनी चाहिए। गलत कार्य जो अगर वो करता है तो उसे उस प्रेम के आधार पर ही सुधारा जाना चाहिए। प्रेशर नहीं होना चाहिए। प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो उसको चुभे ना, उसके ऊपर दबाव ना डाले, है ना। इस तरह के प्रश्न होंगे तो हमारे साथ वो कोई अच्छा व्यवहार करेगा, सत्यता का व्यवहार करेगा, जिससे बच्चे की कोमलता पर कोई कुठाराघात नहीं होगा। इस तरह से जब वो नहीं गया तो पिता ने उस पर रोष दिखाते हुए उसे कोठरी में बंद कर दिया। किसको? आशुतोष को कोठरी में बंद कर दिया। तो जब बंद कर दिया उसे धमकी दी गई, अगर तूने पाजेब नहीं बताई और नहीं लेकर आया तो खाना पीना कुछ भी नहीं मिलेगा और आप इस कोठरी में ही भूखे प्यासे रहेंगे। तो इस तरह की जब सजा आशुतोष को दी जा रही थी, उस बेगुनाह के, उस मासूम को सामाजिक कटबंधन में बंद कर जो दबाव दिया जा रहा था, जिस तरह के प्रश्न उसे पूछे जाते थे, बच्चा सहम जाता है, मन ही मन में उदास हो जाता है, उसका जो प्यार है वो मर जाता है, उसकी जो अभिलाषा है वो भी क्षीण हो जाती है, निराश हो जाता है। इसी बीच में बुआ का प्रवेश, अंतिम कहानी का जो क्लाइमेक्स है, अंतिम पड़ाव है बुआ का आगमन। बुआ का आगमन। बुआ का आगमन। और बुआ ने आते ही कहा, क्यों आशुतोष को सता रहे हो, इसे क्यों पीट रहे हो, क्यों बंद कर रहे हो, हैं? क्यों इसके साथ ऐसा कर रहे हैं? तो लेकिन बुआ के सामने ये स्पष्ट बात नहीं की, तो आशुतोष के पिता ने कहा कि आप रहने दो, तुम्हारे लाड प्यार ने इसको बिगाड़ रखा है। तो जब बुआ सामने आती है, बुआ हालचाल पूछती है, पानी पीती है, बैठती है, तो बुआ ने बड़े भोले मन से, बड़े साफ शब्दों में कहा कि उस रोज भूल से ये पाजेब मेरे साथ जेब नहीं चली गई, ये एक पाजेब मेरे साथ जेब नहीं चली गई।
तो ये बड़ी भूल हो गई मुझसे। जब देखा कि वास्तव में जो पाजेब खोई थी वो तो बुआ जी के साथ उस समय जब पाजेब लेकर आई थी मुन्नी के जन्मदिन पर, एक पाजेब उसकी जेब में ही चली गई, और आज वो पाजेब जब सामने आती है तो माता पिता को बड़ा झटका लगता है, और वो समझते हैं कि हमने बच्चे को व्यर्थ में ही इसे परेशान किया, तंग किया है, इसके बाल मन पर कितना क्रोध और कितना गुस्सा बरसाया, इसके बाल मन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने समझा कि वास्तव में इस तरह बच्चे को बिना कारण के, बिना रीजन के और बिना देखे ही शक की सुई पर, शक के आधार पर हमें किसी को पनिशमेंट यानी उनको दंडित नहीं करना चाहिए, और ये बालक के विशेष बालक के रूप में होनी चाहिए बात। तो यहाँ अगर देखें तो मुन्नी की जिद और पाजेब से कहानी शुरू होती है। आशुतोष और बुआ का जब मिलन होता है तो उसे साइकिल देने की बात कही जाती है ना, उसे साइकिल देने की बात कही जाती है। पाजेब का खोना ये कहानी में एक रोमांच पैदा करता है, और शक की सुई जब बच्चों पर शक की सुई जाना स्वाभाविकता है। और अंत में जो कहानी में जो चमत्कार उत्पन्न होता है, कहानी का जो अंतिम दृश्य वो कहानी में अत्यंत चमत्कार उत्पन्न करता है, और कहानी एक पश्चाताप और एक गिलानी की बात हमारे हृदय पर अंकित कर जाती है। तो इस तरह की कहानी लिखने वाले जैनेन्द्र हिंदी साहित्य के महान कहानीकार हुए हैं, जिन्होंने बाल मन पर मनोवैज्ञानिक तरीके से समाज की जो विसंगतियां हैं उनको हमारे सामने प्रस्तुत किया है। ठीक है ना। तो ये प्यारे विद्यार्थियों, इस कहानी का सारांश हम मानते हैं कहानी का सारांश तभी उचित है जब पूरी कहानी को हम पढ़ें। तो मैं ये मानता हूँ कि इस पूरी कहानी को आप एक बार जरूर पढ़ें। एक दो बार पढ़ने के बाद जब हम इसके प्रश्न उत्तरों के बारे में सोचेंगे तो हम इस कहानी को, कहानी के मूल तत्वों का आधार पर इसका समीक्षात्मक वर्णन करेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे, है ना। तो अगला जो प्रश्न, इसका महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो है कहानी के मूल तत्वों के आधार पर पाजेब कहानी की समीक्षा कीजिए, है ना, इस प्रश्न को। क्योंकि कहानी के 6 मूल तत्व होते हैं, उन मूल तत्वों के आधार पर अगर किसी कहानी की समीक्षा की जाती है तो वो हम उस कहानी को उन तत्वों के आधार पर देखते हैं। ठीक है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैनेन्द्र कुमार की ये कहानी हमने समझी, इसका सारांश हमने देखा, जैनेन्द्र कुमार का जन्म देखा, उनका देवसान देखा, और उनका कृतित्व, उनके उपन्यास, उनके कहानी संग्रह और उनके निबंध जितने भी वो हमने देखे। ठीक है ना। अब मैं समझता हूँ कि ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इसका एक प्रश्न बचता है जिसको हम कर लें, और वो प्रश्न बड़ा प्रश्न है, इसी प्रश्न से अनेक प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है। तो विद्यार्थियों, आज इस कहानी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके जो मुख्य प्रश्न इसके कल में कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। एक मिनट होगी 28 पूरी कूड़ा